हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास आपके लिए होने वाली बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का एक बेहद बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज जो चैप्टर है उसके बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और साथ ही साथ उसके जो प्रमेय हैं वो भी समझेंगे और उसमें जो बोर्ड एग्जाम में हमारे प्रश्न आए हुए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि त्रिभुज के बारे में समझना, और त्रिभुज के बारे में अगर हम समझेंगे उसके बाद में हम उनकी प्रमेय समझेंगे और उनके प्रमेय समझने के बाद उनके ढेर सारे प्रश्न भी हल करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ हमारी क्लास में एंड तक। तो चलते शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं और सर्वांग सम आकृतियां कौन सी होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं अपनी समरूप आकृतियां। तो हमारी जो समरूप आकृतियां होती हैं उनमें क्या है कि हमें आकृति का रूप देखना है। क्या देखना है? रूप देखना है। अगर हमारी आकृति का रूप समान है, यानी कि वो दिखने में समान है। कैसे है भाई? दिखने में समान है तो वो आकृति कैसी होगी? समरूप आकृति होगी। जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक इधर साइड दिख रहा होगा कि एक क्या है, एक छोटा सा पेड़ है। ठीक है, और वहीं पे हमने एक बड़ा सा पेड़ ले लिया। ठीक है, एक यहाँ पे छोटा सा पेड़ है और यहाँ पे क्या है, एक बड़ा सा पेड़ है। अब उसका क्या करना है हमें? अब आप गौर से देखेंगे तो पेड़ हमें एकदम सेम दिख रहे हैं। क्या सेम? ये पेड़ है, एज इट इज ऐसा ही पेड़ है, लेकिन फर्क क्या है उसका है कि ये बड़ा है, सॉरी ये वाला छोटा है और ये वाला क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब आकृति तो मतलब देखने में तो सेम ही है, लेकिन छोटे बड़े हैं तो ये हमारे कैसे हो गए? समरूप हो गए। ठीक है, तो समरूप आकृति कुल मिला के इतनी है कि हमें केवल और केवल चीजें रूप के हिसाब से देखनी, यानी कि देखने में एक जैसी हो उसे समरूप कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे भाई? उसे ही हम समरूप कहते हैं। समझ में आएगी चीज? ठीक है, तो समरूप आकृति अच्छे समझ में आई होगी कि अगर हमारी कोई आकृति की, अगर हमें किसी आकृति की दिखने में सेम हो लेकिन छोटी या बड़ी हो सकती है तो वह क्या है? क्या है भाई? समरूप है। ठीक है, तो इस बात को हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं भाई? समरूप जो आकृतियां होती हैं, समरूप आकृतियां होती हैं उनका क्या, उनका आकार समान हो, आकार समान हो, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं लेकिन आकार तो समान हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अमाप भी समान हो। अमाप ही समान हो। ठीक है, अब जो आपके सामने ये बात हमें दिख रही है, इसमें हमसे ये कहा गया है कि हमारी समरूप आकृतियां वे होती हैं जिनका आकार तो समान हो सकता, आकार तो समान होना ही चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी अमाप का मतलब होता है उनका साइज। क्या साइज का मतलब अमाप कह सकते हैं एक तरीके से। उनका साइज जरूरी नहीं है कि साइज भी समान ही हो। ठीक है, साइज जरूरी नहीं कि समान हो, साइज में कितनी भी बड़ी हो सकती है लेकिन दिखने में एक जैसी हो कुल मिला के। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समरूप। अब जैसे कि आपके पास ये छोटा सा स्क्वायर यानी कि वर्ग दिख रहा है, जिसकी हमने लिख दी A B C और D। एक हमें ये वर्ग दिख रहा है, एक वर्ग हमें ये दिख रहा है, एक वर्ग हमें ये दिख रहा है। ठीक है, अब एक वर्ग हमारे पास ये है A P Q R S। ठीक है, तो अगर हम गौर से चेक करें अपने वर्ग को गौर से चेक करें तो ये छोटा सा वर्ग है, ये बड़ा सा वर्ग है, लेकिन दिखने में तो सेम है, दिखने में एक जैसे हैं भाई। दिखने में कैसे? ये अगर 5 का है सेंटीमीटर, मान चलते हैं 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, लंबाई, केवल हम लंबाई की बात करना है, लंबाई पे फोकस देना है भुजाओं पर। तो देखो इसकी भुजा 5 की, इसकी 10 की है। ठीक है, तो हम
ये छोटा वर्ग है, ये बड़ा वर्ग है, लेकिन दिख तो एक जैसे रहे हैं। ये भी चौकोर है, ये भी चौकोर दिख रहा है हमें। तो हमारे पास ये दोनों आकृति कैसे होंगी भाई? समरूप हो गई। और समरूप को हम लिखते कैसे हैं? A B C D। जो हमें वर्ग दिया है वो ABCD समरूप है PQRS। समरूप का साइन ये होता है। समरूप का साइन क्या होता है भाई? ये होता है हमारे समरूप का। ठीक है, ठीक है। तो हमें समरूप समझ में आया भाई, समरूप आकृति हम समझ गए अच्छे से। अब हम समझते हैं सर्वांग सम आकृतियां। क्या भाई? सर्वांग सम आकृतियां। ठीक है, तो सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं? सर्वांग सम आकृतियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल एक जैसी दिखें। जैसे ये मार्कर है हमारे पास, अब ये इसी मार्कर को हम क्या करें, दूसरा मार्कर ले आए सेम SI, इसी कंपनी का SI, तो वो दोनों आकृति जो होंगी हमारे पास एकदम सर्वांग सम होंगी। कैसे होंगी? सर्वांग सम होंगी। ठीक है, समझ में आई तुम्हें? तो हम क्या समझते हैं? हम केवल इतनी चीज समझते हैं कि जो हमारी आकृति हैं वो अगर एक जैसी हैं, मतलब ऐसी है, ये मार्कर है, सेम टू सेम ऐसा ही और मार्कर ले आए हम, तो वे सर्वांग सम आकृति हो जाएंगे। कैसी हो जाएंगे भाई? सर्वांग सम। जैसे आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, चलो जगह यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है? एक छोटा सा पेड़ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसा ही हमने यहाँ पे पेड़ दिख रहा है, जैसा यहाँ पे ऐसा ही पेड़ यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सेम टू सेम पेड़ है। तो ये कैसे हो गए भाई? ये सर्वांग सम हो गए। कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। अब कुछ और आकृति ले लेते हैं। एक आकृति यहाँ पे आ रही है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आ रहा है, एक आकृति यहाँ पे आ रही है सेम टू सेम, एक इसके अगला आगे आ रही है, तो इसके क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। सेम टू सेम वाली चीजें आ रही है। ठीक है, तो हम दो चीज समझे यहाँ से कि सर्वांग सम आकृति क्या होती है और समरूप आकृति का। ठीक है, तो सर्वांग सम आकृति वे होती है जो एज इट इज हो, फोटो कॉपी हो एक दूसरे की, तो सर्वांग सम हो गई। समरूप वे आकृति होती है जो दिखने में समान हो लेकिन बड़ी छोटी हो सकती है। ठीक है, दिखने में समान हो लेकिन बड़ी छोटी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने त्रिभुज के चैप्टर के थोड़े से आगे, उसके बारे में समझते हैं। तो अब हम समझते हैं कि त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए अच्छे समझने से। त्रिभुजों की जो समरूपता है उसमें हमसे कहा गया है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि कब? कि उनकी, पहला पॉइंट हमारा है कि उनकी संगत भुजाएं समान हो। क्या भाई? संगत भुजाएं समान हो। अब बताएंगे आपको संगत भुजाएं कौन सी होती हैं, उसके लिए बेस्ट पेशेंस रखिए। संगत भुजाएं हमें समझनी है कौन सी होती है। और दूसरा पॉइंट हमसे कह रहा है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। ठीक है, अब इन दोनों को पॉइंट को अच्छे समझते हैं। संगत कोण समान हो, पहली बात हमसे ये कहा है संगत कोण समान हो, और दूसरे में हमसे कहा है संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो पहली बात को अगर हम समझें तो हमारे पास एक और दो त्रिभुज हैं और इनको हमारे पास दिया गया है ABC और दूसरा है EFD। अब इनमें हमें समझना है कि संगत कोण क्या होते हैं और संगत भुजाएं क्या होती हैं। अब संगत भुजाएं तो हम समझ ही रहे हैं। देखो संगत कोण की बात करें तो कोण C का संगत कोण होगा कोण D। C का होगा क्या? D। कोण A का संगत होगा कोण E। ठीक है, और कोण B का संगत होगा कोण F। समझ में आई चीजें? कोण C का संगत कोण D, कोण A का संगत कोण E, कोण B का संगत कोण F। ठीक है, संगत का मतलब ये होता है कि उसके पास में कौन आएगा। अगर हम क्या करें, इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रखें तो ये वाला पॉइंट इसके ऊपर आएगा, ये वाला इसके ऊपर आएगा, ये वाला इसके ऊपर आएगा, यही तो होगा ना। इसको त्रिभुज को उठाएं और यहाँ पे रखें तो ये वाला इसके पास जाएगा, B यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे, ऐसे संगत निकलता है। ठीक है, अगर हम अपनी उंगलियों की बात करें, इस उंगली की संगत क्या है? ये वाली। अगर हम इसको आपस में जोड़ें तो ये वाली उंगली कहाँ आती है? ये वाली उंगली इसके पास, तो इसकी उंगली की संगत ये हो गई, इसके ये हो गई, इसकी ये हो गई, इसकी ये। संगत मतलब पास में है। ठीक है, समझ में आई? तो इसका संगत ये, इसका ये, इसका ये। अब कह रहे हैं ये कि उनके संगत कोण समान हो। समान का मतलब कोण A बराबर हो कोण E के, कोण B बराबर हो कोण F के, कोण C बराबर हो कोण किसके? D के। तो पहले हमें निष्कर्ष से, पहली चीज से हमें ये समझ में आई
पहली पॉइंट से हमें ये समझ में आया यहाँ से कि कोण ए बराबर होगा कोण ई के, या फिर यहाँ से शुरू करें, कोण सी बराबर होगा कोण डी के, कोण सी बराबर होगा कोण डी के। दूसरी चीज होगी कोण ए बराबर होगा कोण ई के, कोण ए बराबर होगा कोण ई के, और कोण बी बराबर होगी एफ, कोण बी बराबर होगा कोण एफ। ठीक है, ये हमारी पहली चीज समझ में आई। अगर हमारे पास दो समरूप त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं, तो ये कोण होगा उतना ये होगा उतना ये होगा, ये वाला जितना होगा उतना ये होगा। ये समझ में आई। दूसरी चीज हमसे ये कही जा रही है कि उनकी भुजाएं कैसी हो गई, उनकी भुजाएं समानुपातिक, समानुपाती समान अनुपातिक मतलब समान अनुपात की हो। जैसे कि अब भुजाएं संगत भुजा क्या होगी, देखो AC की संगत भुजा ये वाले भुजा उठाएंगे तो इसके ऊपर आएगी, AC की संगत भुजा ED, CB की संगत भुजा DF, और AB की संगत भुजा EF, ये संगत भुजा होती है। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट से हमें ये समझ में आ रहा है कि कोण AC सॉरी भुजा AC बट्टे, इसको अनुपात में बदलेंगे तो भागे तो होता है बट्टे, AC बट्टे ED, यानी कि संगत भुजाएं ना, संगत भुजाओं का अनुपात, तो AC की संगत ED, तो AC बट्टे में ED, ऐसे ये दोनों बराबर होंगी किसके पता है, AB बट्टे AB बट्टे E, ठीक है, और ये भी बराबर होगी किसके, CB बट्टे CB बट्टे ठीक है, CB बट्टे होगा DF। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। ये बात हमें यहाँ से समझ में आ गई कि अगर हमें हमारी इसका और इसके बट्टे सबके आपस में बराबर होते हैं अनुपात। ठीक है, दूसरे पॉइंट से हमें ये निष्कर्ष मिला, पहले पॉइंट से हमें ये निष्कर्ष मिला था। ठीक है, तो आपको यहाँ तक इतनी बात समझ में आई होगी कि हमारा क्या है कि कोण संगत कौन से होते हैं और कोण भुजाएं संगत कौन से होती है, ये बात। और समरूप कब होंगे, जब हमारे पास इनके अगर इतना मटेरियल है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है EFD, समरूप है त्रिभुज EFD। अगर हमारे पास इतनी चीज है तब कह सकते हैं हमारे त्रिभुज जो है वो समरूप। ठीक है, उनके कोण संगत कोण बराबर होने चाहिए, और अगर कोण बराबर है और साथ ही साथ उनकी ये भुजाएं बराबर हैं, अनुपातिक बराबर हैं, तो हमारे त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। अब हम बढ़ते हैं थोड़े से आगे। तो अब हम थेल्स प्रमेय की कुछ मोस्ट आईएमपी बिंदु देखते हैं, मोस्ट आईएमपी चीजें समझते हैं वो क्या है। सबसे पहले हमारी थेल्स प्रमेय ये है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचें, एक रेखा खींचें जो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती हैं वे बिंदु उन भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अब आपको अच्छे से क्लियर तो नहीं हुआ होगा, लेकिन ये चीज तो लिखनी जरूरी थी हमें, क्योंकि तभी तो समझ में आएगा। अब देखिए, इसमें हमसे कहा क्या गया है कि हमारे पास कोई अगर त्रिभुज है, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, मान के चलते हैं A B और C है। ठीक है, क्या है भाई, ABC हमारे पास कोई त्रिभुज है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रश्न के अनुसार इसमें देखेंगे कि समांतर खींची गई रेखा। अब हम मान के चलते हैं कोई सी एक रेखा चूज कर लेते हैं, मान के चलते AB हमने रेखा ली और इस रेखा के समांतर एक रेखा खींच दी, यूं करके एक रेखा कैसे खींच दी भाई, समांतर खींच दी ऐसी, C E और F ऐसे। ठीक है, समझ में आई ये चीज क्या है भाई, कि एक रेखा के समांतर, यानी कि AB रेखा है उसके समांतर EF रेखा खींची। ठीक है, समांतर मतलब वो होता है जो कभी नहीं काटेंगे दूसरे को। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में कभी नहीं काटेंगे क्योंकि समांतर है, तो इस लाइन के समांतर ये लाइन खींची हमने। तब ये जो कह रहे हैं कि
जहां पे ये बिंदु काटेंगे, ये लाइन जहां पे जिन बिंदुओं पे काटेगी, ई और एफ पे काटी इन्होंने, ई और एफ पे काटी, तो ये बिंदु क्या करेंगे, इन लाइन को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। इस बात का ये मतलब है, यानी कि सी डी बट्टे ई ए का अनुपात बराबर होगा सी एफ बट्टे एफ। ये हमें यहाँ से इतनी चीज हमें मिली, ठीक है। इसमें थेल्सपिर में से हमें ये पता चला कि अगर हम क्या करें, अगर हमें एक त्रिभुज लें और उसकी कोई भी भुजा लें, मान के चलते हमने ए बी ली, ए बी के समांतर दूसरी लाइन खींची त्रिभुज के अंदर, जो दो लाइन पे इस दो लाइन को दो बिंदुओं पे काटेगी, ई और एफ पे। अब ये जो बिंदु हैं, इन दोनों लाइनों को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। ये हमसे इस थेल्सपिर ने कहा है, जो कि हम इसका अच्छा खासा यूज भी करेंगे प्रश्न में। प्रश्न एक देख लेते हैं इसकी झलक, क्योंकि आप बोर हो रहे होंगे कि सुनते सुनते कहानी, तो इस प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न करते ही हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो मान के चलिए अगर हमारे पास क्या है, 2 है, ये हमारे पास 3 है, और ये भी हमारे पास मान के चलते हैं 3 है, और ये नहीं, कुछ भी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं सर। तो हमसे ये वाली पूछ ली, ठीक है, ये 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, 2 और ये, ठीक है। अब ऐसे रैंडमली कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं वो देखिए। हमसे कहा है कि सी डी बराबर दे रखा है 2, ई एफ बराबर हमें दे रखा है 3, सी एफ हमें 2 दे रखा है, और एफ भी हमसे पूछी है, ऐसी की ऐसी लिख देंगे, ठीक है। अगर हम एफ भी निकालना चाहें तो इधर इधर गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 2FB बराबर 3 दूनी 6, और FB बराबर आ जाएगा कितना, 6/2, ये 2 आ जाएंगे। तो FB हमारा निकल के आएगा कितना, 2 3 6, 3 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी, FB। तो थेल्सपिर में हम इस तरीके से यूज करने वाले हैं अपने प्रश्नों में। तो आपको पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रमेय कह क्या रही है। प्रमेय हमारी कह रही थी कि अगर इसके समांतर ये खींचेंगे तो ये वेल जो दो बिंदु पे काटेगी, ये इन दो लाइनों को समान अनुपात में विभाजित करेगी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। CD बराबर होगी CD अपॉन में E, A बराबर होगी CF अपॉन में FB, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले पे। तो अगला पॉइंट हमारा ये है दूसरा कि यदि कोई ऋजु रेखा मतलब सरल रेखा, सीधी रेखा, यदि कोई ऋजु रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं, जो कि हमारे पास है। इन दो भुजाओं को ये लाइन, ये बिंदु समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये बात हमें समझ में आई थी, यहाँ पे करी थी ना, ठीक है। विभाजित करते हैं, अनुपात में विभाजित करती हैं, तो वह रेखा तीसरी रेखा भुजा के समांतर होगी, ये हमसे कहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऊपर वाली लाइन का दूसरी लाइन आपस में अटैच है, कैसे वो देखिए। हमसे पिछली बार में कहा कि इस दोनों लाइन को ये वाली अलग अलग विभाजित कर रही है एक जैसी, और इसमें कहा है अगर कोई ये रेखा इसके अलग अलग विभाजित करती तो ये रेखा इस रेखा के समांतर हो जाएगी। क्या भाई, ये रेखा इस रेखा के समांतर हो जाएगी, यानी कि EF समांतर हो जाएगी AB के। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है। ये बात आपको थोड़ी सी दिक्कत देंगी, लेकिन करनी पड़ेंगे भाई, ठीक है। और इतने हिसाब से बताना है तो आपको समझ में तो आ ही रहा, ठीक है। तो इसमें हमसे कुछ नहीं कहा था, कि इसमें कहा था अगर हम अपने त्रिभुज में दो लाइनों को दो बिंदु विभाजित करें जो एक अनुपात में विभाजित कर दें, ठीक है, समान अनुपात में विभाजित कर दें, तो वो जो लाइन बनेगी इन दोनों की, ये दोनों लाइनें तीसरी भुजा के समांतर होंगी। ये दोनों लाइनें किसके समांतर होंगी? समांतर होंगी AB के, ठीक है। ये समझ में आई। तीसरी समझते हैं, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं ना, अगर किसी त्रिभुज के संगत कोण, तो हम समझ गए संगत कोण, दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था। ये कहा गया है कि, ठीक है, अब इसको समझाएंगे, बोर्ड पे जगह है नहीं, ठीक है। तो समझने की बात ये थी कि अगर हमारे पास संगत कोण ऐसे बराबर होते हैं, तो
हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि उनकी जो अनुपातिक लंबाइयां होती हैं वे अनुपात में होती हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा उससे बेस प्रश्न कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास ये है जो कि हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है सन 2024 में। ठीक है, तो हमसे इसमें प्रश्न में कहा गया है कि ईडी है वो बीसी के समांतर है और सीई का मान पूछा है हमसे। ईडी जो लाइन है, इस लाइन के ये लाइन समांतर है, ये कहा गया है। और जब भी अगर हमारी दो लाइन समांतर होती हैं और ये लाइन जहां जहां काटती है वे दोनों अनुपात समान होते हैं, अनुपातिक समान होते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो उसी से अगर हम करें तो ये दो लाइन पर काट दी तो ए डी बट्टे आ जाएगा डीबी बराबर ए सी बट्टे आ जाएगा ई सी। ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें अपन मान रख देते हैं जल्दी जल्दी। तो ए डी का मान है 1.3, डीबी का मान कितना है 3.9 बराबर ए ई का मान कितना है 1.5 और ई सी का मान कितना है, कुछ नहीं है तो ई सी लिख देंगे ऐसी की ऐसी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। ठीक है, अब ई सी का है या सी ई का है बात एक ही है, तो हम यहाँ पे सी ई लिख लेते हैं सी ई। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से लिख के तो लिखना है। ठीक है, तो सी ई और ई सी बातें की, तो इनको गुणा इधर करेंगे तो आ जाएगा 1.3 सी ई बराबर इनका गुणा इधर कर लेना 1.5 इंटू 3.9, इनका गुणा इधर हो गया। अब सी ई बराबर आ जाएगा 1.5 इंटू 3.9 अपॉन में 1.3। ये 1 से 1 ये कट गया और इनसे काटेंगे ये 3 बार में, 13 39। सी ई बराबर आ जाएगा 1.5 इंटू 3 और 15 दिए हमारे होते हैं कितने 45 और हमारे पास आएगा 44.5 सेंटीमीटर। सीई कितना आ गया हमारे पास, सीई आ गया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न तो होगा कंप्लीट। केवल इसमें थेल्स प्रमेय का वो दूसरा पॉइंट हमने बताया था उस पे बेस्ड था ये प्रश्न। ठीक है, तो करते हैं अब अगले प्रश्न को। तो अगला हमारा सवाल है वो इस प्रकार से है कि हमारे पास जो चित्र दिख रहा है उसमें एस टी समांतर दे रखी है क्यू पी के और साथ ही साथ एस टी समांतर है क्यू पी के और टी आर समांतर टी आर का मान हमसे पूछा है। अब सेम वैसा ही प्रश्न है लेकिन हमसे इसमें क्या क्या है, जो ट्राइंगल है वो घुमा दिया है। क्या कर दिया है, ट्राइंगल घुमा के दे दिया है, बस ये है। तो इसमें अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, इस त्रिभुज का ये जो दो लाइनें हैं, ये वाली लाइन समांतर है, क्यू पी समांतर है एस टी के। ठीक है, क्यू पी समांतर है एस टी के और हमसे क्या कहा है, ये समांतर पता चल गई। अब हमसे क्या कहा है कि ये जो दो पॉइंट होंगे ये इन दोनों को अलग अलग अनुपात में कर रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मेशन कैसे बनेगा कि आर टी अपॉन में टी पी, ऐसे ही बनेगा ना, आर टी अपॉन में, या फिर इधर से लिखने की हमें आर टी का मतलब टी आर बातें की है ना, और पी कहाँ पे आते, टी पी, टी और पी बराबर होगा आर एस बट्टे एस क्यू के, आर एस बट्टे एस क्यू के। ठीक है, आर एस बट्टे एस क्यू के। अब यहाँ पे टी आर का मान चाहिए तो आर टी टी आर बात तो एक ही है, आर टी या टी आर कुछ भी लिख लो, तो उसे हम लिख लेते हैं टी आर लिख लेते हैं क्योंकि हमारे प्रश्न में टी आर दे रखा है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात तो है नहीं। ठीक है, तो अब जो जो मान रखे हमारे पास लिख लेते हैं। क्या है, अगर हम बात करें किसकी, पी टी की, पी और टी का मान हमें दे रखा है, या फिर टी पी है ना अपने पास, टी पी का मान हमारे पास दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर और टी आर तो हमसे पूछी है, और एस क्यू का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर और आर एस का मान दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान हमारे पास है, इस प्रश्न में दे रखे हैं। अपने जो मान है वो इसमें रख लेते हैं, क्या है वो देख लें। टी आर तो हमसे पूछी है, ऐसी कैसी आ जाएगी, ये तो टीपी का मान कितना है, टीपी का मान है 2.8 बराबर, आर एस का मान कितना है 1.5 और एस क्यू का मान कितना है भाई, एस क्यू का मान कितना है, एस क्यू का मान है 3। गुणा कर दें इनका इनमें, इनका 3 का इधर करेंगे 3 टी आर बराबर इनका इधर कर देंगे 2.8 इंटू 1.5 टी आर बराबर 2.8 इंटू 1.5 अपॉन में 3। ठीक है, और ये टी आर बराबर क्या आ जाएंगे
अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएं, यहाँ पे लगा दें तो 15 दूनी, देखिए एक दशमलव हटता है ना, यहाँ से दशमलव हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा एक। तो 15 दूनी 30 होते हैं और इनसे 2 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौकू 8। तो 1.4 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, किसका, टीआर का। तो टीआर का मान आ गया 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने प्रश्न करने होते हैं और थोड़ी तेजी के साथ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी हम कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारे पास एक लास्ट प्रश्न है और इसके बाद आपको जो होमवर्क दिया जाए उसको जरूर करके हल करके मतलब कमेंट करना है। ठीक है, आपको होमवर्क अच्छे से दिया जाएगा, एकदम पूरी स्क्रीन पे आएगा, उसे देख के। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट प्रश्न ये है कि हाँ, DE समांतर है BC के, ये लाइन समांतर है, वही प्रश्न है, ये दोनों लाइन समांतर है तो ये अनुपातिक होंगे, ये तो कंफर्म है। तो हमसे x का मान पूछा है, करते हैं इसको। तो हमारे पास अगर इससे फॉर्मेशन बनाए तो AD बट्टे में होंगे DB, बट्टे में होंगे DB बराबर होंगे AE बट्टे में EC, AE बट्टे में E और C। ठीक है, ये हमारे पास होंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ से जो वैल्यू दी है वो लिख लेते हैं। वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि AD बराबर हमें दे रखा है, AD बराबर हमें दे रखा है x+3, DB हमें दे रखा है 3x+19 और AE हमें दे रखा है क्या, AE हमें दे रखा है x और E और C हमें दे रखा है 3x+4। ये मान हमें दे रखे हैं और ये मान हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो रखते हैं भाई। AD हमारे पास है 3x+3, DB हमारे पास है 3x+19 बराबर AE हमारे पास है x और ये है 3x+4, ये हमारे पास है। अगर इसे सॉल्व करें तो इनका इधर कर देंगे, इनका इधर गुणा कर देंगे, इनका इधर करेंगे तो देखिए क्या होगा, x+3 एक कोष्टक में और ये वाले आ जाएंगे x+4 बराबर आ जाएगा x और एक कोष्टक में आ जाएंगे x+19। गुणा में ही आना ना, तो हमने इनको गुणाम कर दिया, इनको गुणाम कर दिया। ठीक है, अब इनका गुणा इधर करेंगे तो 3 यहाँ पे एक है, एक का 3x का x में करेंगे 3x² हो जाएगा प्लस 4x हो जाएंगे, x का 4 में 4x और 3 का इधर करेंगे प्लस 3 3 9x और प्लस 3 4 12 बराबर 3x² + 19x, ये बनेगा। x से मतलब 3x और 3x बराबर के इधर उधर दोनों है 3x², तो ये कट जाएंगे। हमारे पास बचेंगे 4 और 5 यानी कि 13, 4 और 9 13, x ये बच गए प्लस 12 है इधर 19x हमारे पास है। इनको इधर भगाएं तो 19x माइनस के 13x आ जाएंगे यहाँ पे, 12 बराबर बचेंगे 6x, 19 में 13 के 6 बचे, तो x बराबर तो बच जाएगा हमारे पास कितना, 3, 6 दूनी 12, 2। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 2। ठीक है, x का मान हमारे पास कितना आ गया, 2। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में तो बस इतना ही, क्योंकि लंबी हो रही है क्लास ना, इस वजह से। तो अगली क्लास में केवल और केवल हम प्रश्न ही प्रश्न करेंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा और अच्छे प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।